May I come in, sir? कम इन प्लीज, Good afternoon, sir. बैठिए। Thank you, sir. अपने बारे में बताइए, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू द बोर्ड। सर मेरा नाम पंकज राजपूत है। मैं मध्य प्रदेश के ग्वालियर ज़िले के प्रेमपुर गांव का निवासी हूं। सर मैंने अपने ग्रेजुएशन में बीए किया है हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस एंड साइकोलॉजी में, और सर मास्टर्स किया मैंने हिंदी साहित्य में। और सर मैंने एनसीसी के ए, बी और सी तीनों सर्टिफिकेट्स प्राप्त किए हैं, और सिविल सेवा परीक्षा में ये मेरा 3rd अटेम्प्ट है। अच्छा, तो दो बातें। सबसे पहले आप आए और आपने माध्यम हिंदी रखा है, हिंदी लिटरेचर पढ़ा है। हमें विश आपने गुड इवनिंग कहा, तो विश हिंदी में क्यों नहीं किया, इंग्लिश में क्यों किया? सर मुझे कोई बायसनेस नहीं है लैंग्वेज को लेकर। मैं इंग्लिश का भी प्रयोग करता हूँ थोड़ा बहुत, और हिंदी का भी। अच्छा, आपने खुद इंट्रोडक्शन में कहा और हम देख भी पा रहे हैं। जी सर। एक चीज बताइए कि बदलाव, जी ये लगातार बदलाव करना सकारात्मक होता है या एक ही चीज पे स्टिक होकर काम करना ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट देता है? सर अधिकांश मामलों में परिवर्तन सही माना जाता है, क्योंकि परिवर्तन प्रकृति के नियम भी कहते हैं। तो समय के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन अच्छा माना जाता है अधिकांश मामलों में। लेकिन कुछ मामलों में, जैसे अगर हमें शॉर्ट टर्म टारगेट्स रखने हो, उन मामलों में अगर हम बार बार प्लान चेंज करेंगे तो हो सकता है हम गोल को अचीव ना कर पाएँ। तो उस मामले में हम बदलाव, मुझे लगता है कि शायद सही नहीं हो पाएगा। अच्छा, आपने बहुत अच्छा +2 इंस्पायर स्कॉलरशिप मिली, आपके परसेंटेज बड़े अच्छे थे, और इंस्पायर मैंने आपने साइंस पीसीएम लिया होगा। फिर ग्रेजुएशन में आपने आर्ट्स लिया, उसमें सब्जेक्ट कुछ और थे। फिर आपने पीजी हिंदी से की। ये लगातार परिवर्तन क्यों? क्या सोच समझ के सब्जेक्ट डिसाइड नहीं हुए, या सर्कमस्टांसेस के साथ आप अपने आप को बदलते गए और चयन करते गए विषयों का? सर मुझे सिविल सेवा में आना था, और सिविल सेवा में विषयों के स्तर पर काफ़ी डाइवर्सिटी होती है। तो जब मैंने 11th-12th में सब्जेक्ट्स, 11th में मुझे सब्जेक्ट चूज़ करने थे, तो मैंने साइंस इसलिए भी चुना कि ताकि मुझे मतलब सिविल सेवा में भी बाद में फ़ायदा हो, और मेरा रुचि का भी क्षेत्र था, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ग्रेजुएशन में मैंने आर्ट्स के सब्जेक्ट चुने, वो भी सिविल सेवा मुख्य थी, उसके सिविल सेवा परीक्षा में जाने का उद्देश्य था, वही कारण था। पीजी में चूंकि मेरा वैकल्पिक विषय हिंदी साहित्य था, उसे मैं पहले से पढ़ रहा था, तो मैंने इसीलिए उसको मास्टर्स में रखा सर। तो इसी को ग्रेजुएशन में चुन लेते, क्योंकि आपने पहले से ही सिविल सर्विस प्लान किया। ठीक है, साइंस की जगह आर्ट्स क्यों लिया वो कुछ एक समझ में आ गया आपकी बात, लेकिन जो ग्रेजुएशन में ही अगर हम ये तैयारी करते तो और बेहतर समय से, ठहराव से पढ़े होते। सर ग्रेजुएशन में मैंने तैयारी शुरू तो कर दी थी, लेकिन काफ़ी कम की थी। मैं सामान्य अध्ययन, जो जनरल स्टडीज़ है, उसी के लेवल पर पढ़ रहा था। मेरा ऑप्शन सब्जेक्ट सिलेक्ट नहीं कर पाया था मैंने वो काफ़ी बाद में किया, इसी कारण से वो बदलाव नज़र आता है। अच्छा, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस और साइकोलॉजी पढ़ी है आपने, है ना? जी सर। इन तीनों ही सब्जेक्ट में, खासकर हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस में अगर हम इंडियन उसमें देखें तो महात्मा गांधी आते हैं। जी सर। आते हैं जी। और मैं उन्हें एक साइकोलॉजिस्ट भी देखता हूँ, जी सर। क्योंकि मॉब साइकोलॉजी को और इंडियन जो उस समय का जो यूथ था उसकी साइकोलॉजी को पढ़ने का उनसे बड़ा कोई नेता दिखता नहीं उस दौर में। जी। आप गांधी के रोल को, जैसे आजकल बहुत सारे डिस्कोर्स चल रहे हैं उनके बारे में, और कहा जा रहा है कि एक राष्ट्रपिता का दर्जा जैसा कोई ऐसा तो तत्व है नहीं, वो तो सुभाष जी ने बोल दिया और मान लिया गया। आपको क्या लगता है कि गांधी जी का जो समग्र योगदान है पॉलिटिकल साइंस से लेकर इस देश की और तुम्हारी हिस्ट्री में, वो कहाँ तक जो है उन्हें एक ओहदा प्रदान करता है? सर अगर हम इतिहास के लेवल पर देखें तो राष्ट्रीय आंदोलन का एक बहुत महत्वपूर्ण चरण जो है, जैसे हम गांधीवादी चरण कहते हैं, वो गांधी जी के नेतृत्व में चला है। और चूंकि वो अहिंसात्मक तरीके से चला है, उसका ज़्यादातर पार्ट अहिंसात्मक रहा, सत्याग्रह जैसे प्रयोग उसमें किए गए। तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं केवल भारतीय परिप्रेक्ष्य में नहीं, पूरे विश्व के लिए एक मिसाल था कि भारतीय जो स्वतंत्रता संघर्ष है वो अधिकांश मामलों में अहिंसात्मक रहा है। वरना हमने और भी क्रांतियाँ देखी हैं, हिंसक क्रांति भी देखी है। तो एक बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को जन आंदोलन बनाने में और उसे अहिंसक रखने में। तो इस दृष्टिकोण से उनका एक महत्वपूर्ण योगदान है इतिहास के स्तर पर देखें तो हम। सर गांधीवाद, दूसरा गांधी जी का योगदान गांधीवादी विचारधारा को एस्टेब्लिश करने में भी है। वो राम राज्य की बात करते हैं, जिसका हम संविधान में भी देखते हैं कल्याणकारी राज्य के रूप में उल्लेख। दूसरा सर वो पंचायती राज पर बल देते हैं।
हम अभी भी पंचायती राज का योगदान देख पा रहे हैं भारतीय लोकतंत्र में, ग्रास रूट लेवल पे उस पर भी बल देते हैं। लघु एवं कुटीर उद्योगों पर बल देते हैं सर, जिसका हम आज और भी महत्व देख पा रहे हैं, जहाँ पर सर बहुत बड़ी पॉपुलेशन बेरोजगार है या जो दूर दराज के क्षेत्रों में रहते हैं, उनके उत्थान के लिए लघु एवं कुटीर उद्योग बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। तो इस दृष्टिकोण से भी उनका अच्छा, ऐसा नहीं लगता कि गांधी जी की ये सोच जब हम उपनिवेश थे तो बड़ी जरूरी थी, नॉन कोऑपरेशन करके उन्होंने एक तरह से उन्हें हटा दिया, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी साइकोलॉजी में शामिल हो गई। अब हमारी सरकार है और हमारे देश के लोग हमारे खिलाफ ही, सरकार के खिलाफ, देश के खिलाफ ही नॉन कोऑपरेशन करने लगते हैं। एक ऐसी साइकोलॉजी, अगर इससे देश का विकास बड़ा अवरुद्ध हो रहा है। आप देखिए, कोई भी मूवमेंट होगा, रिजर्वेशन को हुआ, एग्रीकल्चर बिल को लेकर हुआ, वो रेलवे ट्रैक पे बैठ जाएंगे। अब रेलवे ट्रैक को बैठकर आप अपने आंदोलन की बात तो कर रहे हैं, लेकिन आपने पूरे देश का पहिया थाम दिया। तो ऐसा लगता है कि गांधी जी का कॉलोनियल जो माइंडसेट था उनके आंदोलन का, हम अभी भी लेके चल रहे हैं और इससे देश को नुकसान ज्यादा हो रहा है। सर गांधी जी ने तो अहिंसात्मक तरीका सुझाया था, एक प्रकार से जो व्यवस्था में विसंगतियां थी उनसे लड़ने के लिए। मुझे नहीं लगता कि ये तरीका जो है अभी जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो गांधीवाद से प्रेरित नहीं है, उसका दुरुपयोग है एक प्रकार से। और ये दुरुपयोग हो सकता है गांधी जी उस समय इस्तेमाल ना करते तो भी लोग करते हैं, और लेकिन इसका सदुपयोग भी हो रहा है सर। जैसे हमने 2011 में जो लोकपाल के लिए जो आंदोलन देखा, वो कहीं ना कहीं गांधीवाद से प्रेरित था, गांधीवादी मूल्य उसमें नजर आते हैं। एक बड़ा परिवर्तन भी आया लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013 के रूप में। ऐसे ही हमने आरटीआई मूवमेंट देखा, वो भी गांधीवाद से प्रेरित था। तो आरटीआई अधिनियम हमने देखा, जो कि एक बहुत बड़ा कानूनी अधिकार देता है सूचना का। तो कहीं ना कहीं इसके सकारात्मक परिणाम भी हमें बहुत अधिक देखने को मिले हैं। दूसरी बात सर, अगर हम गांधीवादी मूल्यों से प्रेरित नहीं होते तो हो सकता है ये जो आंदोलन हुए हैं वो हिंसक प्रवृत्ति के हो जाते और उससे हमें काफी नुकसान देखने को मिल सकते। अच्छा, एक और बात कही जाती है, इंडियन और हिपोक्रेट्स। हिपोक्रेसी समझते हैं आप? जी सर। तो इंडियन और हिपोक्रेट्स, फिलॉसफी कुछ और पढ़ेंगे लेकिन व्यवहार में कुछ और दिखाएंगे। जी सर। और इसको लेकर खासकर कुछ विदेशों में इसको बहुत फैलाया जा रहा है, कुछ रिपोर्ट्स भी ऐसी आई। तो आपका क्या मानना है, चूंकि इन विषयों को पढ़ा आपने और लिटरेचर भी अभी आप पढ़ रहे हैं, तो ऐसा कहना किस हद तक जायज है, चूंकि दिखता भी है कहीं ना कहीं? सर हिपोक्रेट कहना मुझे लगता है कि अतिशयोक्ति होगी अगर मैं निष्पक्ष होकर मूल्यांकन करूं। सभी देश जो है, वैसे तो भारतीय अगर हम संस्कृति की बात करें तो हम वसुधैव कुटुंबकम का पालन करते हैं, पूरे विश्व को एक परिवार मानते हैं। आज भी देखते हैं हम, जैसे अभी हम टर्की में देख रहे हैं, टर्की में अभी आपदा आई हुई है। टर्की हमेशा कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान का समर्थक रहा है। इसके बाद भी हम उस मुद्दे को भी दरकिनार करते हुए, अवॉइड करते हुए, हम मानवता के लिहाज से हम उनकी मदद कर रहे हैं। इसी प्रकार से हम ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के रूप में अफगानिस्तान की भी मदद कर रहे हैं। तो हम वसुधैव कुटुंबकम का यहाँ पालन भी कर रहे हैं, जो हम मानते हैं, जो हमारी मान्यता है उसके हिसाब से। ऐसा नहीं लगता कि इन्हीं नीतियों ने भारत को, जो बड़ा विस्तृत था, हमारी सभ्यता कम से कम फारस तक तो थी ही, वो सिमट के जो सनातन धर्म या जिसको हम हिंदुस्तान कहते हैं, वो सिमट कर अपनी जो अभी की बाउंड्री है वहाँ आ गया है। क्योंकि हमने क्या किया कि जो दुश्मन भी है उस पर भी हम कल्याण करते हैं। गोरी को माफ़ किया, वो पृथ्वीराज को मार दिया। ऐसे ही कई सारी चीज़ें हुई। तो मैंने लगता मदद करते वक्त हम ये जरूर देखें कि हम मदद किसकी कर रहे हैं, वो उस लायक है कि नहीं। तो ये जो तुर्की का आपने बोला कि हमेशा जो घेरने वाली बात है, तो कहीं इस तरह की अति जो मानवीयता है, यार देखो डिप्लोमेसी बड़ा सेंसिटिव इशू है। तो ऐसा नहीं लगता कि कई बार हम ओवर जो इमोशंस वो करते हैं, ह्यूमैनिटी और वसुधैव कुटुंबकम एकदम अच्छी बात है, किताबों में बोलना चाहिए, लेकिन जब डिप्लोमेसी प्रैक्टिकल और प्रैग्मेटिक उस पर हो तो हमें किसी और तरीके से भी जाना चाहिए। सर और तरीके से भी हम जाते हैं, जाहिर निश्चित रूप से, क्योंकि जब भी हम पाकिस्तान के मामले में होते हैं, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म देखते हैं, तो हमने सर सर्जिकल स्ट्राइक भी की है, एयर स्ट्राइक भी की है। अच्छा, आपने किस देश का नाम लिया अभी, किसकी मदद कर रहे हैं हम लोग? और टर्की सर। टर्की कोई देश है अभी? टर्की देश है सर। अच्छा, कुछ चेंज वेंज हुआ उसने नाम? पता नहीं सर, एक हिंदी न्यूज़पेपर में तुर्की ये देखता हूँ मैं, दैनिक जागरण में, तो चेंज हुआ हो तो मुझे नहीं आया। अच्छा, अभी जैसे आप चूंकि तुर्की का आपने नाम लिया, हमारी फॉरेन पॉलिसी को लेकर बहुत सारी बातें हो रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं बहुत अच्छी हो गई और रियलिस्टिक हो गई, हम अपना स्टैंड बहुत क्लियर कर रहे हैं, है ना। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि भारत नैम अपनी जो बेस था, जो पिलर था हमारा, उसे छोड़ रहा है। और इसका मतलब अगर नैम और पंचशील छूट जाए तो हमारी विदेश नीति का जो मेन तत्व है वही टूट जाएगा।
बहुत सारे ऐसे डिसीजन, और खासकर जो पुराने डिप्लोमेट्स थे वो ऐसी बातें कह रहे हैं। सर मुझे नहीं लगता कि हम नेम और पंचशील सिद्धांतों को भूल रहे हैं, क्योंकि नेम का उद्देश्य था कि हम जो गुटबाजी है उसकी उपेक्षा करेंगे। हम आज भी गुटबाजियों की उपेक्षा ही करते हैं, क्योंकि अगर हम केवल मान लीजिए हम अमेरिका के गुट में शामिल हो जाते हैं रूस यूक्रेन के मुद्दे पर केवल, तो शायद हम बोलते हैं कि हम जो गुट नेम है उसके मूल्यों को भूल रहे हैं, उसके उद्देश्यों को भूल रहे हैं। लेकिन हमने उसमें बैलेंस बनाया। हमने रसिया और अमेरिका के बीच में दोनों में न्यूट्रल होकर काम किया अपने नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से। तो मुझे नहीं लगता कि इस मुद्दे पे भी हम नेम को भूलें। दूसरा सर, अगर हम क्वेड और एससीओ दोनों के मेंबर हैं, ये भी दिखाता है कि हम केवल ऐसा नहीं है कि हम चाइना को घेरने वाले संगठनों में भी शामिल नेम 2.0 का जो संदर्भ है जी सर, वो क्या है? सर मुझे इसके बारे में सर प्लीज। मैं आपके डैफ में देख रहा हूँ कि आप क्लास रिप्रेजेंटेटिव थे स्टूडेंट्स यूनियन के। जी जी सर। तो आजकल जो यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडेंट्स यूनियन होते हैं, जनरली उनका पॉलिटिकल अफिलिएशन होता है, किसी न किसी पार्टीज के साथ एसोसिएटेड। कैन यू टेल मी कि स्टूडेंट्स यूनियन को पॉलिटिकली अफिलिएटेड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? सर मुझे लगता है कि नहीं होना चाहिए, जो कि पॉलिसी भी हमारी गवर्नमेंट की और यूजीसी की गाइडलाइंस में भी है कि जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज होंगी वो इंटरफेयर नहीं करेंगे इलेक्शंस में। इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि सर पॉलिटिकल पार्टीज आज जो विचारधाराओं पर आधारित हैं वो एक एस्टेब्लिश्ड विचारधारा है। अगर हम स्टूडेंट्स को भी उन्हीं विचारधाराओं से बांध देते हैं तो जो नए विचार हैं, नई विचारधाराएं जिनका जन्म हो सकता है, वो उभर के सामने नहीं आ पाती हैं। और दूसरा सर, चूंकि मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज अगर इंटरफेयर करती हैं तो हमें सर फिर उन इलेक्शंस में भी सर फंडिंग, बाहुबल, धनबल का प्रयोग देखने को मिलता है, जो कि हम वायलेंस वगैरह देखते हैं कुछ कैंपस में। तो सर वो भी एक समस्या देखने को ये मिलती तो है। स्टूडेंट्स खुद ही चूज करते होंगे ना टू गेट देमसेल्व्स एफिलिएटेड टू ए पॉलिटिकल पार्टी। स्टूडेंट्स अगर यूनियन स्टूडेंट्स खुद ही डिसाइड कर सकते हैं कि वो किन मुद्दों पे अपनी बात रखेंगे। सर निश्चित रूप से स्टूडेंट्स डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से एक ऐसा मैकेनिज्म डेवलप हो गया है देश में, देश के कैंपसेस में, कि जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज है उन्हीं के समानांतर स्टूडेंट यूनियन गठित हो गए। स्टूडेंट यूनियन के जो एक प्रकार से पार्टीज है वो बन गई हैं। तो इससे स्टूडेंट्स के अपनी जो इश्यूज हैं वो बैकग्राउंड में चले गए हैं। बैकग्राउंड, जी जी सर, बैकग्राउंड। स्टूडेंट्स को इसके अगेंस्ट में भी प्रोटेस्ट करना चाहिए। मुझे देयर बी अ मूवमेंट ऑफ स्टूडेंट्स इन दिस रिगार्ड कि हमें कंप्लीटली डीपॉलिटिसाइज करना चाहिए? जी मुझे लगता है सर होना तो चाहिए, ऐसा होना चाहिए। जी सर। एक चीज़ पे मैं और आपकी राय जानना चाहूँगा कि बहुत सारी यूनिवर्सिटी, जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, BH बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जी सर, कई बार इस पर बात उठी कि इसमें से जो कम्युनल वो है उसको हटाना चाहिए, जी इसका सर। नाम न्यूट्रल होना चाहिए। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? सर चूंकि दोनों ही सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस नहीं है गवर्नमेंट की, मतलब सरकार के अनुसार मैं देख रहा था रिपोर्ट। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ का नाम अगर न्यूट्रल हो, सेकुलर हो तो ज़्यादा अच्छा होता है, ताकि और जो धर्म के स्टूडेंट्स हैं वो भी उसमें असहज महसूस ना करें, दूसरे धर्म के हैं। तो मुझे लगता है कि अगर हम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ का नाम कम से कम न्यूट्रल रखें तो वो ज़्यादा बेहतर है। जो माइनॉरिटी स्टूडेंट्स हैं, वो जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके नाम हम धर्म के आधार पर रख सकते हैं, लेकिन जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है उनमें बचना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। इसी तरह से बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स के नाम भी चेंज होने की एक नई प्रथा चल पड़ी है। जी जैसे सर। एक एग्जाम्पल इलाहाबाद को प्रयागराज किया, जी ऐसे सर। बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये भी एक सही डायरेक्शन में एक स्टेप है? सर अगर इस संदर्भ में बात करूं तो अगर किसी स्टेट, किसी डिस्ट्रिक्ट का नाम ऐसा है जो कि विदेशी आक्रांता या किसी ऐसे व्यक्ति के ऊपर रखा गया है जिन्होंने भीषण नरसंहार किया है, जो मानवता का एक प्रकार से दुश्मन रहा है उस समय, तो क्या इंडिया का नाम बदलना चाहिए? सर इंडिया का नाम तो सर एक प्रकार से न्यूट्रल है, वो इंडस से बना है और इंडस तो रिवर है सर, तो इसमें कोई आपत्ति, ये दिक्कत नाम नहीं ठीक है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट्स के नाम चेंज होने चाहिए। नहीं सर, चेंज नहीं होने चाहिए, लेकिन अगर किसी डिस्ट्रिक्ट का नाम ऐसा है जो किसी ऐसे व्यक्ति के नाम पर है जिसने भीषण नरसंहार किया है, तो हम उस व्यक्ति के नाम पर अगर डिस्ट्रिक्ट का नाम रखते हैं तो हम आने वाली पीढ़ी को क्या संदेश दे रहे हैं कि आप गलत काम करके भी महान बन सकते हैं, आपके नाम पर भी बाद में जिलों का नाम रखा जा सकता है। तो कहीं ना कहीं ये एक गलत मैसेज जा रहा है। ओके, थैंक यू। पंकज जी सर। आज़ादी को 75 साल हो गए हैं जी जी सर। और हर साल कमोबेश
सिविल सर्विस का एग्ज़ाम होता है और ऐसा माना जाता है कि सभी ब्रिलियंट स्टूडेंट्स उससे क्वालिफाई करते हैं। जी सर, माना जाता है। लेकिन अभी भी गरीबी, भुखमरी, बेरोज़गारी वहीं की वहीं है। तो क्या जितने भी अब तक ब्यूरोक्रेट्स आए थे, सिविल सर्वेंट्स आए थे, तो सैद्धांतिक रूप से जो बातें करते हैं वो अलग है और जो प्रैक्टिकली फील्ड में करते हैं वो अलग है। तो आपका क्या मानना है कि कहाँ कमी रह गई? सर पहली बात तो जिस लेवल की गरीबी, बेरोजगारी और भुखमरी आज़ादी के समय थी 75 साल पहले, वैसी तो नहीं है अभी इस समय कम से कम। उस समय चूंकि हम उपनिवेश थे, तो उस समय भारतीय अर्थव्यवस्था का शोषण हो रहा था एक प्रकार से, और यहाँ से धन का निष्कासन हो रहा था। अभी कम से कम ऐसी स्थिति तो नहीं है। अभी भारत लोकतंत्र है और लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं कि हम लोक कल्याण करें देश में। तो गरीबी भी कमी हुई है, इलिटरेसी भी कम हुई है। इलिटरेसी उस समय जहाँ तक मैं जानता हूँ 33% लोग लिटरेट थे, और वर्तमान में सर अगर नई जनगणना आ जाएगी तो शायद हम 80+% जो है वो साक्षरता दर की स्थिति में पहुँच गए होंगे। तो काफ़ी सुधार हुआ है निश्चित रूप से। लेकिन सर चूँकि जो इंडियन सिविल सर्विस है वो औपनिवेशिक मानसिकता उसमें एक लंबे समय तक रही, लाल फीताशाही, करप्शन, इन सब का शिकार, इन सब का परिणाम रहा कि हम जो नीतियाँ हमने बनाई वो उनका ठीक से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया। यही कारण कि देश के जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे श्री राजीव गांधी, उन्होंने कहा था कि हम 1 रुपया बेचते हैं तो उसका 15 पैसे ही जो है ग्रास रूट लेवल पर पहुंच पाता है। तो यही कारण था कि जो सिस्टम था उससे हम करप्शन, लाल फीताशाही, ये समस्याएं जो थी, औपनिवेशिक मानसिकता, उनको हम उतनी तेज गति से कम नहीं कर पाए। आज ये बहुत कम हो गई हैं, इसलिए शायद समस्याएं धीरे धीरे कम होती चली जा रही हैं, और मुझे लगता है कि आगे जाके सब ठीक होगा। आपके फादर फार्मर हैं। जी सर। हम देखते हैं कि किसानों की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। बहुत सारे स्टेट में बिजली, पानी की सुविधा बहुत तंगी है, प्रॉब्लम है। तो ऐसे में क्या प्रावधान करने चाहिए कि किसानों की आय बढ़े? सर भारत में 45% जो वर्क फोर्स है हमारा वो कृषि क्षेत्र में संलग्न है, और कृषि क्षेत्र में सर प्रचंड बेरोजगारी, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या बड़े पैमाने पर विद्यमान है। तो हम केवल कृषि क्षेत्र में सुधार करने से किसानों की आय को बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते। तो हमें इसके जो एलाइड सेक्टर्स हैं, पशुपालन, मछली पालन, मधुमक्खी पालन, और साथ ही फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, उसको बढ़ावा देना होगा, ताकि हम जो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, जो आवश्यकता से अधिक लोग कृषि क्षेत्र में लगे हुए हैं, उनको हम डाइवर्ट कर पाएँ। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण होना चाहिए। नई जनरेशन हम देखते हैं कि आजकल एग्रीकल्चर की तरफ या ऐसे एसोसिएट जो बिजनेस है उसकी तरफ आकर्षित नहीं हो रही। सर एसोसिएट एग्रीकल्चर की तरफ तो आकर्षित ना होने का कारण एक तो ये भी है, दूसरा सर ज़मीनें काफ़ी कम हो गई हैं, क्योंकि भारत में 86% किसान छोटे और सीमांत हैं, और सर पीढ़ी दर पीढ़ी भूमि का विभाजन हो जाता है। तो अगर मैं अपनी ही बात करूं, अगर मैं भी एग्रीकल्चर में हो जाऊं तो सर हम दो भाई हैं सर, काफ़ी कम हो जाएगा, घर चलाना मुश्किल हो जाएगा हमें। तो ऐसा भी ज़रूरी है कि एक व्यक्ति को कोई बाहर। तो आप मानते हैं जनसंख्या नियंत्रण बिल सरकार को लाना चाहिए? सर अभी ज़रूरत नहीं है उसकी, क्योंकि जो टोटल फर्टिलिटी रेट है, अगर हम NFHS 5 के आंकड़ों की बात करें, वो 2.0 हो गया है, जो कि रिप्लेसमेंट रेट 2.1 से कम है। इसका मतलब जनसंख्या विस्तारीकरण की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अब इसकी ज़रूरत नहीं रह गई है। अब हमें जो वर्तमान में जो हमारी युवा शक्ति है उसी को स्किल प्रोवाइड करवानी होगी, ताकि हम देश में अर्थव्यवस्था को में योगदान दे सकें। वो आपका हिंदी साहित्य है। जी सर। तुलसी बहुत बड़े कवि रहे हैं। जी सर। उनका एक दोहा है जो कि काफ़ी प्रचलित है और वर्तमान में 21वीं सदी में काफ़ी विवादित भी है, जो ढोल गवार। ठीक है, तो क्या आपका मानना है कि तुलसी महिला विरोधी, दलित विरोधी, ग्रामीण विरोधी थे? सर तुलसीदास जी जिस काल में थे उस काल के हिसाब से वो बहुत अधिक प्रगतिशील थे। मुझे लगता है 400-500 साल आगे का जो व्यक्ति था जितना प्रगतिशील था, उतने प्रगतिशील तुलसी थे, जो हमें तुलसीदास जी की अन्य रचनाओं में, रामचरितमानस में भी दिखाई देता है। जैसे सर जो प्राचीन काल से जो रामायण चली आ रही थी, उसमें शंभुक वध का प्रसंग था। शंभु को जो आदिवासी लोग हैं, जो दलित लोग हैं, वो अपना देवता मानते हैं। उस प्रसंग को तुलसीदास जी ने रामचरितमानस से हटा दिया,
क्योंकि वो एक प्रकार से सामुदायिक सौहार्द को बढ़ावा देना चाहते थे। और साथ ही उन्होंने केवट प्रसंग को जोड़ा और जो सबरी के जो जूठे बेर वाले प्रसंग को जोड़ा जो कि राम जी ने खाए थे, क्योंकि वो चाहते थे कि जो जातिगत जो एक प्रकार से जातियों के बीच जो परस्पर वैमनस्य है वो कम हो। तो मुझे लगता है कि दूसरी बात सर, अगर हम इस दोहे की बात करें जिसकी बात आप कर रहे हैं, जो विवाद का केंद्र बना हुआ है, तो उस दोहे के पीछे सर कई मिथक प्रचलित है, कई चीज़ें प्रचलित है। कुछ लोग इसको प्रक्षिप्त भी मानते हैं कि बाद में इसको कई लोगों ने जोड़ दिया। इसके बारे में मैं तो बिल्कुल श्योर नहीं हूँ, लेकिन हो सकता है सर कि व्यक्ति कभी कभी इतना हो जाता है कि वो काफ़ी प्रगतिशील होने के बाद भी कुछ कमजोरियां रह जाती हैं, क्योंकि मानव ही थे वो भी। तो हो सकता है कि ये उन्हीं कमज़ोर पहलुओं में। तो वर्तमान परिस्थिति में हम देख रहे हैं जातिवाद भी काफ़ी गहरा रहा है, ठीक है, सामाजिक सौहार्द में कमी आ रही है, कम्युनल हार्मोनी जो है वो कम हुई है और बहुत ज़्यादा मतलब समाज में उठापटक चल रही है। हिंदी साहित्य के छात्र होने के नाते तो आपको क्या लगता है, कबीरदास बहुत ज़्यादा प्रासंगिक है वर्तमान में या तुलसीदास? सर दोनों की अपनी अपनी प्रासंगिकताएं हैं। और प्रैक्टिकली बताएं आप। सर अगर हम राजनीतिक संदर्भ में देखें तो हमें तुलसीदास जी अधिक प्रासंगिक नजर आते हैं जब वो राम राज्य की बात करते हैं कि राम राज्य कैसा हो, तो वो आधुनिक लोक कल्याणकारी राज्य के अधिक नजदीक है। तो मुझे राजनीतिक संदर्भों में राम राज्य के कुछ 5 इंग्रेडिएंट्स बताएंगे आप? सर राम राज्य में उनका ये कहना था, जो आज का जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है उसी के काफ़ी नज़दीक था। उनका जो कंसेप्ट था, उनका ये मानना था कि एक ऐसा राज्य होगा ये जहाँ पर कोई भी जो है किसी को भी दैहिक भौतिक ताप नहीं होंगे, किसी को भी मतलब कोई बेरोजगार नहीं होगा, किसी को अल्प मृत्यु नहीं होगी, मतलब जीवन प्रत्याशा अच्छी होगी, और कोई अशिक्षित नहीं होगा, शिक्षा होगी, और सब धर्म का पालन करेंगे, मतलब कर्तव्य का पालन करेंगे। और राजा का जो उद्देश्य होगा वो प्रजा की सेवा करना होगा, और प्रजा का उद्देश्य राजा के एक प्रकार से उद्देश्य निर्देशों का पालन करना होगा। इस प्रकार के राज्य की बात करते थे जहाँ बेरोजगारी, भुखमरी, ये सब समस्या ना हो। ठीक, सब पॉलिटिकल साइंस और फिलॉसफी आपका, सॉरी साइकोलॉजी आपका ग्रेजुएशन में रहा है, तो वहीं से शुरुआत करते हैं। आप स्टूडेंट लीडर भी रहे हैं, तो एक चीज़ बताइए कि अभी हाल के वर्षों में भारत में वोटिंग पैटर्न में क्या परिवर्तन आया है? मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ सर, किस मतदान का जो व्यवहार होता है उसमें क्या परिवर्तन आया है, और जो परिवर्तन आया है हमारी डेमोक्रेसी के लिए कितना सही है, उसको सही मानते हैं या गलत मानते हैं? सर हाल के वर्षों में हमें ऐसा देखने को मिला है कि राजनीति में सांप्रदायिकता का जो एलिमेंट था वो काफ़ी बढ़ गया है पॉलिटिक्स में। तो जो ध्रुवीकरण की राजनीति और तुष्टीकरण की राजनीति है वो भी हमें देखने को मिल रही है, जो कि स्वस्थ लोकतंत्र के लिए एक अच्छी प्रवृत्ति नहीं है। तो ये एक चेंज में अभी देखने को मिलता है। दूसरा सर, अगर हम ADR की रिपोर्ट देखते हैं तो उसमें पता चलता है कि जो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स है वो काफ़ी बढ़ गया है, बढ़ता जा रहा है। तो मुझे लगता है कि ये भी कहीं ना कहीं हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं है। तो ये जो 2 परिवर्तन है वो मुझे लगता है कि काफ़ी नकारात्मक है, जिनमें सुधार होने चाहिए। लेकिन सर साथ में एक पॉजिटिव चेंज भी है कि धीरे धीरे करके अवेयरनेस बढ़ती जा रही है सरकार की नीतियों के प्रति, लोकतंत्र के प्रति, उसके सिद्धांतों के प्रति, मताधिकार के प्रति। तो वोटिंग परसेंटेज भी धीरे धीरे इंक्रीज होता जा रहा है। अच्छा, एक चीज़ और इसी से निकल के आती है, अगर हम 2015-16 के पहले देखें तो किसान हमारे यहाँ थे, लेकिन कभी वो इतना संगठित नहीं हो पाए कि वो दबाव समूह के रूप में काम कर सकें। या बहुत आपने पीछे भी देखा, अगर पढ़ा होगा तो कोई बड़ा किसान आंदोलन नहीं दिखाई देता है। लेकिन इधर पिछले 5-6 सालों में ऐसा क्या हुआ कि किसान इतने बड़े दबाव समूह के रूप में बन करके उभरे हैं, और जिन्होंने सरकार के ऊपर इतना दबाव डाला कि सरकार को अपनी नीतियों को वापस लेना पड़ा? सर इससे पहले भी किसान आंदोलन हुए हैं। एक कमेटी का नाम मैं भूल रहा हूँ सर। नहीं, इतना व्यापक और इतना प्रभाव का, मतलब दबाव समूह के रूप में आंदोलन तो हमेशा हुए हैं, लेकिन एक दबाव समूह के रूप में किसान जितना सशक्त उभरा है पिछले 5-6 सालों में, उतना शायद पहले नहीं था। आपका क्या मानना है? सर एक तो अवेयरनेस बढ़ती जा रही है, जो जनता और सरकार के बीच में जो पहले दूरियां थीं वो अब धीमे धीमे कम होती जा रही हैं। एक प्रकार से IT रिवॉल्यूशन के दौर से हम गुजर रहे हैं, तो इन्फॉर्मेशन जो है किसानों तक अब पहुंचने में देर नहीं लगती है। तो अवेयरनेस का भी एक मामला है, तो ये भी है।
दूसरा सर कहीं ना कहीं किसानों का धीमे धीमे करके आर्थिक सशक्तिकरण हो रहा है और राजनीतिक सशक्तिकरण भी हो रहा है। किसान अब राजनीति में सक्रिय रूप से भाग भी लेने लगे, वो भी एक कारण बनता है। और सर इतने बड़े चेंजेस जो हमने अभी देखे हैं, जो 3 किसान कानून के रूप में देखे, जो कि एक प्रकार से पूरे व्यवस्था में परिवर्तन जैसे थे, इतने बड़े चेंजेस एक साथ शायद पहले नहीं लिए गए होंगे, इस कारण से हमें संगठित उतना दिखाई नहीं दिया गया। अच्छा, गुड गवर्नेंस की अवधारणा को आप मानते हैं? जी सर। तो क्या ये अवधारणा अच्छी है कि जो एक अवधारणा वैश्विक स्तर पर बनाई गई वो एक छोटे से देश के लिए स्थानीय स्तर पर उपयुक्त हो सकती है? जी सर, निश्चित रूप से स्थानीय स्तर पर उपयुक्त हो सकती है, क्योंकि एक तो भारत वैसे तो बहुत बड़ा देश है और भारत में अगर हम स्थानीय स्तर की छोटे छोटे राज्यों की बात करें तो वो विश्व के कई देशों से बड़े हैं। और अगर हम गुड गवर्नेंस की बात करें तो वो तो एक अच्छा शासन होता है, तो उसमें तो करप्शन वगैरह ये सब जो प्रवृत्तियाँ होती हैं ये सब नहीं होती हैं, जो कि जन भागीदारी की बात करता है और जनता के प्रति जवाबदेही पारदर्शिता बरतता है। सिटीजन चार्टर या आरटीआई में जो सूचनाएं दी जाती हैं उनके प्रति वो इकोनॉमी इफिशियंसी और इफेक्टिवनेस की भी बात होती है। जी सर। होती है। तो अगर सरकार ने गुड गवर्नेंस के रेस्पेक्ट में देखें तो जो तीनों किसान बिल लाए थे वो अच्छे थे, ठीक है, या गुड गवर्नेंस को ही हम एक आदर्श मान लें, तो ऐसा नहीं लग रहा है कि सरकार गुड गवर्नेंस की तरफ बढ़ रही है और हमारी डेमोक्रेसी में कहीं ना कहीं जो जनता के राइट्स हैं उसकी वजह से सरकार को अपने गुड गवर्नेंस के स्टेप्स को वापस खींचने पड़ रहे हैं और डेमोक्रेसी और गुड गवर्नेंस के बीच में कंट्राडिक्शन दिखाई दे रहा है? सर डेमोक्रेसी भी एक प्रकार से गुड गवर्नेंस को बढ़ावा देती है। गुड गवर्नेंस वो हो ही नहीं सकती सर जब हम जनता के विरोध में चले जाते हैं। जैसे कि सर हम कोई ऐसी पॉलिसी ले आए जिससे जनता का एक बहुत बड़ा वर्ग असंतुष्ट हो, तो फिर हम उसे अच्छा शासन कह ही नहीं सकते। कई बार जनता जैसे जनता टैक्स नहीं देना चाहती है तो हम तो उससे टैक्स लेंगे। कोई जनता टैक्स तो नहीं देना चाहती जनरली, या अपने से स्वेच्छा से नहीं देना चाहती है, टैक्स चोरी करती है, तो हम तो भाई गुड गवर्नेंस लाना है तो उसके लिए टैक्स के हम कानून लाएंगे, तो उसका भी जनता विरोध करती है। तो यहाँ पर तो कंट्राडिक्शन दिखाई दे रहा है, या वो दबाव बनाते हैं सरकार के ऊपर कि वो टैक्स जो बढ़ाए जा रहे हैं या जो सरकार नई नीतियाँ ला रही है उसको वापस ले ले। जीएसटी को लेकर के आपने देखा होगा एक पॉलिटिकल पार्टी द्वारा बहुत से व्यापारियों द्वारा विरोध किया गया। जी सर निश्चित रूप से कुछ स्टेप्स ऐसे हो सकते हैं जिन स्टेप्स में हम जिन जनता को शुरुआत में ऐसा लगे कि उनके अगेंस्ट में लिए जा रहे हैं। इसका एक कारण ये हो सकता है कि हम जनता के बहुत बड़े वर्ग को वो चीज़ें समझा ही नहीं पाए हो, अपना जो लॉन्ग टर्म विजन था। जैसे कृषि कानूनों की बात करें तो इसमें सर मैं ये मानता हूँ कि कहीं ना कहीं सरकार जो है किसानों को कन्विंस करने में विफल रही। जो हमारे नीति निर्माता हैं, जो उनका लॉन्ग टर्म विजन था वो सरकार को एक प्रकार से कन्वे नहीं कर पाए। इस कारण से सर हमें उस दबाव को झेलना पड़ा, उस आंदोलन को देखना पड़ा। अच्छा, साइकोलॉजी में अब्राहम मैस्लो का हायरार्की ऑफ नीड्स पढ़ा है आपने? सॉरी सर, मैं अभी अच्छा चलिए, लास्ट क्वेश्चन मेरी तरफ से। आपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अपने आप को रिप्रेजेंट किया था अपनी टीम को। जी सर। तो 26 जनवरी को जो झंडा फहराया जाता है और जो 15 अगस्त को, उसमें क्या अंतर होता है? सर 26 जनवरी रिपब्लिक डे है, तो उसमें जो राष्ट्रपति भारत के हैं वो झंडा फहराने की प्रक्रिया में क्या अंतर होता है? कौन फहराता है वो अलग बात है। आप अपने स्कूल में भी फहराएंगे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे फहराया जाएगा, तो भी उस प्रक्रिया में अंतर होता है। सब प्रक्रिया में अंतर के बारे में मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है। ठीक है, प्लीज़ सर। किसानों से जुड़े ऐसे 3 महत्वपूर्ण मुद्दे बताएं जिनमें आप, जो हो चुका उसकी बात नहीं, जो आप ऐड करना चाहेंगे इस बजट में। बजट में कुछ प्रावधान किए गए हैं, 2-3 वो बता दें पहले आप, और आप और क्या चाहेंगे इसमें, और क्या उसकी गुणवत्ता इफेक्टिवनेस बढ़ाने के लिए आप और 2-3 मद क्या जोड़ना चाहेंगे, ये बताएं। सर किसानों के लिए एक तो पीएम प्रणाम स्कीम लाई गई, गवर्नमेंट बजट में लॉन्च की गई है। उसमें ये कहा गया है कि हम जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं उसके प्रयोग को कम करेंगे, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स के प्रयोग को बढ़ावा देंगे। एक तो ये स्कीम है सर। और सर किसानों के लिए सर दूसरा सर बजट में एक और प्रावधान किया गया है कि जो एक प्रावधान नहीं कहूँगा मैं उसे, दोबारा से बजट एलोकेशन हुआ है, वो पीएम किसान के लिए हुआ है, वो एलोकेशन है। एक सर अगर हम श्री अन्न के स्तर पर देखें, जिन्हें मिलेट्स के स्तर पर देखें, तो हम एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स स्थापित कर रहे हैं। आपके पिताजी फार्मर हैं, किसान हैं।
आपने पढ़ाई एक शहर से की है जी सर। तो आपका जो मानसिक विकास है जी सर। तो आप तो शहरीकृत हैं बेसिकली। आपकी मानसिकता कभी भी इस तरफ नहीं आपका रुझान भी नहीं होगा कि आप खेती की तरफ या खेती के विकास की तरफ कुछ योगदान दें। शहरी लोग सिर्फ कंज्यूमर होते हैं, खेतों से निकल के आई हुई चीज़ों के कंज्यूमर हैं, हम उपभोक्ता हैं। जी सर। आप और आपके पिताजी जी सर। ठीक इस बजट को कैसे देखेंगे, एक कंज्यूमर के रूप में और एक प्रोड्यूसर के रूप में? सर वो दो बातें रह गई जो पीछे पूछी थी मैंने। जी सर। आपका रोड मैप। सर पहली बात तो मेरी पढ़ाई शहर से ज़रूर हुई है, लेकिन मैं शहर में रहा नहीं हूँ स्कूल के दौरान और कॉलेज के दौरान भी। मेरा शहर और जो गांव है उसमें डिस्टेंस काफ़ी कम है, 20 किलोमीटर है, तो मैं डेली अप डाउन करता था। तो पहली बात तो ये है, तो मैंने ना शहर के दृष्टिकोण से भी गांव को देखा है और गांव के दृष्टिकोण को भी देखा है। तो एक तो ये है, और दूसरा सर बजट को देखने के नज़रिए की अगर हम बात करें तो मेरे पिताजी का जो देखने का नज़रिया होगा, क्योंकि किसान पिताजी हैं, तो उनका नज़रिया यही होगा कि फर्टिलाइजर्स के रेट कम हुए कि नहीं हुए, वो उसकी बात करेंगे कि उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ा। और वो देखेंगे कि जो सिंचाई के साधनों का जो विकास हो रहा है, जैसे वाटर टैक्स वगैरह, अगर हम स्टेट बजट की बात करते हैं तो वो वाटर टैक्स वगैरह उसमें कुछ रियायत दी गई कि नहीं दी गई, या केसीसी से संबंधित कोई बात की गई कि जो लोन मिलते हैं किसानों को उससे संबंधित कुछ हुआ है या नहीं हुआ, उससे संबंधित चीज़ें देखेंगे। अगर उपभोक्ता के रूप में बात करें सर, तो उपभोक्ता ये देखता है कि जो सरकार है वो एक प्रकार से किसानों को जो है महंगी दर पर तो नहीं खरीद रही, क्योंकि उससे फूड इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। अगर वो एमएसपी रेट्स बढ़ा देते हैं तो कहीं ना कहीं अगर सरकार महंगी दर पर खरीदेगी तो व्यापारी बाध्य हो जाएंगे महंगे पर खरीदने के लिए। आपके कॉलेज का नाम कॉलेज ऑफ एक्सेलेंस, जी सर। MLB कॉलेज, ये पूरा बताएं ये क्या? सर MLB तो महारानी लक्ष्मीबाई जी उनका नाम है, और कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस एक स्टेटस होता है जो स्टेट गवर्नमेंट देती है कॉलेज को। ग्वालियर की ऐतिहासिक महत्व पर प्रकाश डालें। सर ग्वालियर एक प्रकार से अगर हम बात करें तो कई शासक, कई राजवंशों का एक शासन रहा है। मराठाओं से संबंधित सर, मराठा सिंधिया राजवंश जो है उसका जो एक ब्रांच है मराठाओं की, उसका भारत में लंबे समय तक शासन रहा है। उन्होंने ग्वालियर का जो घराना था, संगीत का जो घराना था, उसमें उसको भी संरक्षण दिया है। जब हम जो महाराजा थे उस समय के, दौलत राव सिंधिया जी की बात करते हैं, तो उन्होंने ध्रुपद जो गायन था उससे संबंधित जो संगीतकार थे ग्वालियर घराने के, उनको संरक्षण दिया, उसको आगे बढ़ाने में उनका योगदान है। दूसरा सर, सिंधियाओं ने सर कई ऐतिहासिक इमारतें ग्वालियर में बनवाई थी, जिनमें हम जयविलास पैलेस देखते हैं, और भी कई इमारतें हैं जो ऐतिहासिक इमारतें, उसके दृष्टिकोण से भी उनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। झांसी का भी एक महत्व है जी सर। रोड के मामले में, कुछ याद है उसके बारे में आपको? सर एक परियोजना चली थी, मुझे उसका नाम याद, मैं बता, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना शायद, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वो शायद झांसी से होकर गुजरती थी। तो रोड के मामले में एक ये आपका कौन सा प्रयास है? इंटरव्यू पहली बार दे रहे हैं? जी। आपने अभी बार बार चर्चा के दौरान RTI एक्ट की बात की। जी सर। RTI एक्ट जो नागरिक हैं उनको ये अधिकार प्रदान करता है कि वो सूचना प्राप्त कर सके। जी सर। ये सूचना प्राप्त करके वो क्या करेंगे? क्यों ये सूचना उनको प्रदान की जानी चाहिए, पहला प्रश्न। और दूसरा कि जब आप प्रश्न पूछते हैं और सूचना प्राप्त करते हैं, इन दोनों में मूलभूत अंतर क्या है? एक एग्जांपल से बताएं मुझे। पहले तो मैं आपके सब पहले सवाल का जवाब दे देता हूँ कि सूचना प्राप्त करना क्यों ज़रूरी है। सर एक विचारक हुए थॉमस जेफरसन, उन्होंने कहा है कि जो इन्फॉर्मेशन इज द करेंसी ऑफ डेमोक्रेसी, वो लोकतंत्र की मुद्रा के रूप में देखते हैं, इसको करेंसी के रूप में देखते हैं। ये इसलिए है सर क्योंकि लोकतंत्र में जनता चुनाव करती है राजनेताओं का, लीडर्स का, पॉलिटिकल लीडर्स का जनता चुनाव करती है, जो कि नीति निर्माण करते हैं, देश को चलाने के लिए, देश को डायरेक्शन देने के लिए नीतियों का निर्माण करते हैं।
तो जनता उनका सही तरीके से निर्वाचन तभी कर पाएगी या सही तरीके से दबाव समूह के रूप में तभी काम कर पाएगी जब उसके पास सही इन्फॉर्मेशन होगी कि वाकई में प्रशासन में चल क्या रहा है। और दूसरा सर इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जिन लोगों को चुना गया है वो काम कैसा कर रहे हैं, वो करप्ट तो नहीं है, करप्ट है तो कौन कौन करप्ट है, कितना करप्शन हो रहा है, उस सब के बारे में इन्फॉर्मेशन एक आम नागरिक को होनी चाहिए क्योंकि लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन होती है। तो इसलिए महत्वपूर्ण योगदान है। दूसरा सर आपने सवाल पूछा था कि प्रश्न पूछने में और सूचना प्राप्त करने में क्या अंतर है? सर आरटीआई एक्ट में 2 प्रोविजन है। एक तो प्रोएक्टिव डिक्लेरेशन है धारा 4 में, तो एक तो प्रोएक्टिव डिक्लेरेशन है, तो उसमें क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन खुद से जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं। तो एक तो ये दूसरा तरीका ये है कि हम आरटीआई के माध्यम से प्रश्न पूछ कर सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा ये भी है तरीका हो सकता है। वैसे आरटीआई एक्ट में प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं है, ठीक। आपको जो सूचनाएं फाइलों पर उपलब्ध है आप वो प्राप्त कर सकते हैं। मेरा प्रश्न उसी तरफ था। मैं जो जानना चाहता हूँ, आरटीआई एक समयबद्ध समय के अंदर सूचना मुहैया कराना होता है, जो सूचना अधिकारी होता है उसे। क्या इसमें प्रश्न पूछ कर, देखिए आपने, हमारे यहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र तो है नहीं, हमारे यहाँ इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। अगर हर आदमी एक डीसी है, वो काम करने बैठा है, 2500 परियोजनाओं पे साइन करता है, 2500 आदेशों पर साइन करता है, 2500 तरह के डिसीजंस लेता है एक दिन में। अगर हर व्यक्ति, हर नागरिक उससे प्रश्न पूछने लगे और 30 दिन के अंदर उतनी बड़ी समुच्चय के लोगों को उसको जवाब देना पड़े, तो वो अपना कार्य कब निष्पादित करेगा? क्या आपको इन दोनों में विरोधाभास नहीं नजर आता कि हमने एक ऐसी अशिक्षित जनता जिसको हमने आरटीआई एक्ट की प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी कि क्या पूछना और क्या नहीं पूछना, उसके पास एक ऐसा हथियार पकड़ा दिया जो सिर्फ उसका मिसयूज कर रहा है? सर 2 चीज़ें हैं इसमें। एक तो हमने इसीलिए प्रोएक्टिव डिक्लेरेशन की बात की है कि जो महत्वपूर्ण सूचनाएं हो, जो जनता के लिए ज़रूरी हो, उसका ऑर्गेनाइजेशन खुद से डिक्लेरेशन करते, तो दबाव वैसे ही कम हो जाता है इससे। दूसरा हमने सर इसमें एक अलग अधिकारी की नियुक्ति करी है, पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर, तो वो इससे अलग होता है। जो जैसे कि अगर हम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की बात करें, वो जो भी डिसीजन ले रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं फाइलों पे, नहीं, फाइलों की का तो संरक्षक वही है ना, तो सूचना अधिकारी वही होगा। सूचना अधिकारी कोई नामित होता है, सिर्फ होते उसी ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं जो उनको अपने अन्य कार्यों के अलावा इस कार्य का भी निष्पादन करना होता है। तो सर इसका एक तरीका तो यही हो सकता है कि हम ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन जो ज़रूरी हो उसे हम पहले से ही प्रोएक्टिव डिक्लेरेशन कर दें ताकि कम से कम एप्लीकेशन आए। और दूसरा ये हो सकता है कि हम जो बार एप्लीकेशन आ रहे हैं। धन्यवाद। ओके, ग्वालियर के हैं जी सर। आते ही एक आरोप हमेशा लगता है, झांसी की रानी इतिहास में ट्रेटर। कैसा लगता है आपको ये सुन के? सर काफ़ी बुरा लगता है क्योंकि भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा हम देते हैं उससे। तो ऐसे में सर ग्वालियर का एक योगदान होना चाहिए था उसमें कि हम मिल के लड़ते। अच्छा, ऐसा अजीब नहीं लगता, चूंकि आप जिस तरह से बातें कर रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान सोच के बताइएगा कि जिन लोगों ने अंग्रेजों का साथ दिया, जिन लोगों ने उनके साथ जो है सहयोग किया, वो तो राजा बने रहे, वो आज सांसद हैं, मंत्री हैं, और जिन्होंने वास्तव में लड़ाई लड़ी उनकी पीढ़ियां विस्मृत हो गई। और ऐसे देश में उस देशभक्ति की कामना करना, उन्हें दर्जा देना, नहीं लगता कि हम बहुत कुछ खो चुके हैं और अभी भी पाने के लिए तैयार नहीं हैं? सर वर्तमान में भारत में लोकतंत्र है और जिन लोगों ने आंदोलन में साथ नहीं दिया था उस समय, उनका भी चुनाव होकर आता है। जनता उनको उनके काम के हिसाब से चुनती है। अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं तो अगर ग्वालियर में सिंधिया राजवंश का एक केंद्र रहा है जिसने 1857 क्रांति में पार्टिसिपेट नहीं किया था, तो उन्हीं के वंशज जो श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, वो सर ऐसा नहीं है कि वो केवल वंशानुगत आधार पर चुन के आते रहे हो, वो भी सही इलेक्शन हार गए थे पिछली लोकसभा चुनाव में। लेकिन संपत्ति रही, विरासत रही, वो चुनाव लड़ते तो हैं, आज मंत्री भी हैं। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, पता है इनकी पीढ़ियां कहाँ हैं? सर भगत सिंह, उनकी तो सर शादी नहीं हुई थी, तो उससे संबंधित मुझे पीढ़ियों से संबंधित जानकारी नहीं है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन। कहा जाता है कि समझदार जो है वो हर बात पे प्रश्न पूछता है और बेवकूफ हर बात का उत्तर देता है।
सर हम कह सकते हैं ऐसा, और मैं इस बात से सहमत हूँ कि समझदार जो है, लेकिन पूरी तरीके से सहमत नहीं। आप अपने आप को कितना सीरियसली लेते हैं? अपने आप को गंभीरता से लेते हैं आप? जी सर। लेना चाहिए। जी सर, लेना चाहिए। थैंक यू। कैन गो नाउ। योर इंटरव्यू इज ओवर।